तुम कमीने हो। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो। झूठ। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि तुम्हें बदनामी के लिए किसी भी समय ले जाया जाएगा। तुम आज अच्छे इरादों के साथ वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल में नहीं आए थे, है ना? युवा लड़की का चेहरा क्रोध और घृणा से जल उठा। उसकी नजर में विहान सिर्फ अशिक्षित कचरा था। वह वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश कर रहा था। पास के सुरक्षा गार्डों ने भी विहान को देखा। जैसे ही वे विहान को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, बूढ़ा आदमी अपने अचंभित सदमे से बाहर आया और उसने अपने हाथ की एक छोटी सी लहर से सुरक्षा गार्डों को हटा दिया। बूढ़े आदमी ने विहान को एक लंबी नजर से देखा और उसे गंभीर स्वर में कहा, युवा साथी, कोई व्यक्ति अपने मुंह में खाने के मामले में लापरवाह हो सकता है, लेकिन उसे अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों में सावधानी बरतनी चाहिए। सच बताऊं तो मैं वीरेंद्र मेहता हूं, रिवर सिटी में वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल का मालिक। मैंने कैपिटल सिटी में एक नीलामी से एक मोटी रकम देकर पेंटिंग हासिल की। 300 से ज्यादा कलेक्टरों ने इसकी सच्चाई की जांच की और सभी ने बिना किसी अपवाद के यह साबित कर दिया कि पेंटिंग असली थी। क्या आप यह आरोप लगा रहे हैं कि वे कलेक्टर घोटालेबाज है, जबकि आप दावा करते हैं कि यह नकली है? विहान को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल का मालिक होगा। इसके बावजूद विहान ने फिर भी कहा, यह सही है, वे कलेक्टर निश्चित रूप से घोटालेबाज हैं। तुम अपने सारे धैर्य और सदाचार के बावजूद वीरेंद्र मेहता विहान को इस तरह से बोलते हुए नहीं सुन सका। आखिरकार वह भी 300 कलेक्टरों में से एक था। वीरेंद्र मेहता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उस पल वह अपने हाथ में बेत से विहान को पीटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। उसने अपने गुस्से को वापस अपने गले में दबा लिया और पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए अपनी बेत उठाई। उसने कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। बदमाश, चूंकि तुम दावा करते हो कि यह पेंटिंग नकली है, तो तुम्हें कम से कम मुझे एक स्वीकार्य कारण तो बताना चाहिए। अगर तुम नहीं देते, हम मैं जो कुछ भी करूंगा उसके लिए तुम्हें मुझे माफ करना होगा। अपने दादाजी को इस हालत में देखकर लड़की ने जल्दी से उन्हें पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, दादाजी, शांत हो जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि आपको कोई भावनात्मक विस्फोट नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमने इस देहाती से समझदारी से बात करने की जहमत क्यों उठाई? देखो, मैं उसे लात मारकर कैसे खत्म कर दूंगी। इसके साथ ही लड़की ने अपना एक पैर विहान की ओर बढ़ाया। वह उसकी किक में क्यूई की मौजूदगी देखकर हैरान रह गया। एक और प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट, आकर्षक। ऐसा लगता है कि वीरेंद्र मेहता के परिवार में दिखने से कहीं ज्यादा है, विहान ने सोचा। बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसे एहसास हुआ कि उसकी पोती ने उस किक में कितनी ताकत लगाई है। दुर्भाग्य से उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। तुरंत ही उसके सिर पर पछतावा छा गया। आखिरकार इस किक से इस बदमाश को हमले में बच जाने पर भी अपूरणीय चोटें लगेंगी। यह लड़की बचपन से ही जियांगन प्रांत के एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति से सीख रही थी। अच्छा, लगता है मुझे उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को सीधे कुछ 100,000 से ज्यादा भेजने होंगे। इसे बदमाश के माता पिता के लिए मुआवजा और उनके बाकी जीवन के लिए बीमा मानिए। बूढ़े आदमी ने सोचा। वापस घटनास्थल पर लड़की का पैर विहान के शरीर से टकराने वाला था। फिर भी विहान 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ भी करने के लिए बहुत स्तब्ध था। लड़की ने इस पल का भरपूर आनंद लिया। उन बदमाशों के चेहरे पर शुद्ध सदमे के भाव से बेहतर दुनिया में कोई भाव नहीं था। अपनी जवानी के दिनों से उसने उन घिनौने पुरुषों की संख्या की गिनती खो दी थी जिन्हें उसने पीटा था। यहां तक कि प्रभावशाली परिवारों के लड़के भी उसकी मार से बच नहीं पाए। इस बदमाश के बारे में और क्या कहा जा सकता था जो ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। हालांकि जैसे ही उसका पैर विहान के शरीर पर पड़ा, लड़की के चेहरे पर अहंकार गायब हो गया। धीरे धीरे उसकी जगह सदमे ने ले ली और अंततः भयंकर भय। ऐसा लगा जैसे उसका पैर
किसी सख्त दीवार पर आ गिरा हो और वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। यह कैसे संभव था? उसकी एक ही लात 2 ठोस रेत के थैलों को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। फिर भी चाहे वह कितनी भी ताकत लगा ले, उसका पैर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। विहान ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और कहा, लड़कियों के लिए, पुरुषों के लिए बनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करना अच्छा नहीं है। तुम अक्षम हो सकती हो। यह तुम्हारा पहला और आखिरी अनुस्मारक है। उसके बाद विहान ने एक हाथ आगे बढ़ाया और एक हल्का धक्का दिया। क्यूई की एक लहर उठी और लड़की को दूर धकेल दिया। सौभाग्य से विहान ने उसकी ताकत को दबा दिया था और लड़की केवल अपने नितंब के साथ जमीन पर गिरी। सच्ची क्यूई की रिहाई! यह कैसे संभव है? बूढ़े आदमी के दिल की गहराई में भय की लहरें उठीं। विहान के हमले को देखने के बाद बूढ़ा आदमी पुष्टि कर सकता था कि विहान उस विशेष क्षेत्र में पहुंच गया था। हालांकि उसके जैसे युवा मार्शल कलाकार के लिए ऐसा करना कैसे संभव था? बूढ़े आदमी का दिल उसके गले में था जब उसने विहान को लड़की को दूर धकेलते देखा। शुक्र है उसकी पोती को कोई चोट नहीं आई। उसने राहत की लंबी सांस ली। हालांकि लड़की अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने नितंबों को थपथपाया और नए दृढ़ निश्चय के साथ विहान की ओर दौड़ी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वीरेंद्र मेहता उससे एक कदम आगे थे और उन्होंने विहान से पहले ही संपर्क कर लिया। उन्होंने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर विहान को प्रणाम किया। क्षमा याचना भरे स्वर में उसने विहान से कहा, मुझे बहुत खेद है श्रीमान, कृपया हमारी जल्दबाजी के लिए हमें क्षमा करें। यह कहने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने लड़की को घूरते हुए आदेश दिया, आयुषी, जल्दी करो और इन श्रीमान से माफी मांगो। लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आश्चर्य से अपने दादा को देखती रही, मानो वह किसी ऐसे चुटकुले के पंचालाइन का इंतजार कर रही थी जिसे वह समझ नहीं पाई। वह माफी मांगो? अपने सपनों में वह आयुषी मेहता थी, मेहता परिवार की प्यारी बेटी। किसी ने भी उससे माफी मांगने की बोलने की हिम्मत नहीं की थी और यह एक ऐसा तथ्य था जो जन्म से ही सच था। दादाजी, आप इस देहाती से माफी कैसे मांग सकते हैं? अपनी हैसियत के बारे में सोचो दादाजी। यहां तक कि रिवर सिटी की सरकार के मुखिया को भी। आयुषी मेहता ने जल्दी से उन्हें याद दिलाया, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे जोर से चिल्लाकर रोक दिया, अपना मुंह बंद रखो, तुरंत माफी मांगो वरना आज के बाद तुम वीरेंद्र मेहता की पोती नहीं रहोगी। उनकी आवाज में हल्का सा कंपन था। वह घबराए हुए थे। वास्तव में वह लगभग 1 दशक पहले युद्ध में लड़ने के बाद से इतना घबराए नहीं थे। उनके डर के पीछे का कारण एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के रूप में प्रकट हुआ जो वर्तमान में उसके सामने खड़ा था। एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर जो अपनी सच्ची क्यूई को उजागर करने में सक्षम था। उस स्तर का ग्रैंड मास्टर वह होता था जिसके साथ हुआक्सिया के अनगिनत परिवार एहसान करने की कोशिश करते थे। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कोई अपमानित कर सके। भले ही आयुषी मेहता का गुरु मौजूद होता, वह भी इस व्यक्ति से उलझने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े आदमी ने विहान को करीब से देखा। उसे डर था कि विहान गुस्से में उसकी पोती को मार डालेगा। दूसरी ओर आयुषी मेहता अभी भी इस तथ्य को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी कि उसके दादा ने एक अजनबी की वजह से उनके रिश्ते खत्म करने की धमकी दी थी। क्या वह इस पूरे समय अपने दादा की पसंदीदा नहीं थी? आज यह अलग क्यों था? उसके दादा की आंखें उस पर मजबूती से चिपकी हुई थीं, जो लगातार उसे इशारा कर रही थीं। हार मानकर वह आगे बढ़ी और आधे अधूरे मन से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो। विहान ने आयुषी मेहता की ओर देखा और बेपरवाही से जवाब दिया, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। जैसे ही उसने बात की, उसके द्वारा उत्सर्जित आभा पूरी तरह से बदल गई। अब ऐसा लगा कि वह स्वर्ग से कोई देवता है जो धरती पर विचरण करने वाले नश्वर प्राणियों को देख रहा है। एक साथी मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर के रूप में आयुषी मेहता विहान के परिवर्तन को महसूस करने वाले पहले लोगों में से एक थी। उसने आश्चर्य से अपने सामने खड़े युवक को देखा। किसने अनुमान लगाया होगा
कि वह भी एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। इसके अलावा उसके गुरु को विहान के स्तर तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। उनके आभा में अंतर एक खाई जितना बड़ा था। यह कैसे संभव था? इस दुनिया में उसके गुरु से भी अधिक शक्तिशाली कोई व्यक्ति था। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह व्यक्ति कितना बूढ़ा था? उसने इतनी कम उम्र में इतना कुछ कैसे हासिल किया? उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी पीठ पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। उसका शिफॉन टॉप उसके गीले शरीर से कसकर चिपका हुआ था, जो थोड़ा पारदर्शी दिखाई दे रहा था। वीरेंद्र मेहता भी पसीने से भीग गए थे। यह सुनकर कि विहान इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा, उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर फिर से सिर झुकाया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद मिस्टर। मैं इसके बाद आयुषी के व्यवहार को अनुशासित करना सुनिश्चित करूंगा। विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वह मुड़ने और जाने लगा, वीरेंद्र मेहता ने फिर से बात की। मिस्टर, कृपया रुकें। विहान की भौहें सिकुड़ गईं। उसने वीरेंद्र मेहता का सामना किए बिना पूछा, और क्या? वीरेंद्र मेहता ने अपने कदम विहान की ओर बढ़ाए और संकोच से कहा, मिस्टर, आपने अभी कहा था कि यह पेंटिंग नकली है। क्या आप अपनी खोज का स्रोत बताना चाहेंगे? वीरेंद्र मेहता के दृष्टिकोण के पीछे का कारण पेंटिंग की खातिर नहीं था, यह विहान को बनाए रखना था। अगर रिवर सिटी का मेहता परिवार किसी मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर का समर्थन जीतने में कामयाब हो जाता, तो रिवर सिटी में उनकी हैसियत आसमान छू जाती। इस तथ्य के साथ कि औषधीय जड़ी बूटियों में मेहता परिवार का व्यवसाय बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चियांगन प्रांत में मेहता परिवार के बीच पहले से ही असंतोष पैदा होना शुरू हो गया था। वे रिवर सिटी में मेहता परिवार को अपने उपसमूह का हिस्सा मानकर उनकी निंदा भी कर सकते थे। तब वीरेंद्र मेहता कहां जाएंगे? चियांगन प्रांत में मुख्य मेहता परिवार द्वारा उपसमूह मेहता परिवार को गंभीरता से लिए जाने को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका यह था कि वे अपने से पहले इस युवक के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखें। विहान ने वीरेंद्र मेहता की ओर मुड़ने से पहले कुछ देर तक विचार किया और कहा, यदि आप इस पेंटिंग की प्रामाणिकता का पता लगाना चाहते हैं, तो इसे उतारकर मेरे पास ले आई। मैं आपको यह साबित कर दूंगा। वीरेंद्र मेहता ने संकोच नहीं किया। उन्होंने तुरंत सुरक्षा गार्ड को पेंटिंग हटाने का आदेश दिया और इसे विहान को सौंप दिया। अपने दिल में वह जानता था कि भले ही यह पेंटिंग असली हो, लेकिन उसके सामने खड़े इस युवक की तुलना में इसकी कोई कीमत नहीं है। श्रीमान, कृपया हमें समझाए। वीरेंद्र मेहता के बोलने से पहले विहान ने अमूल्य पेंटिंग को दो टुकड़ों में फाड़ दिया। अप्रत्याशित कार्रवाई से हर कोई अचंभित रह गया। जिस सुरक्षा गार्ड ने पेंटिंग को हटाया, वह इस मूर्खता से अचंभित था। लाइन में खड़े ग्राहक भी हैरान थे। बुजुर्गों की नाड़ी जांच करने वाले बूढ़े डॉक्टर को लगा कि उनका दिल लगभग रुक गया है। कमीना, वह तो वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल का सबसे बड़ा हथियार था। तुमने इसे बिना किसी से सलाह लिए फाड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ऐसा करने का मन हुआ। इससे भी बदतर, तुम्हें मालिक वीरेंद्र मेहता के सामने ऐसा करना था। क्या बकवास है। भले ही तुम मौत चाहते हो, लेकिन यह रास्ता नहीं था। सुरक्षाकर्मी विहान की ओर बढ़ने ही वाले थे कि वीरेंद्र मेहता ने उन्हें घूर कर देखा। वह चिल्लाया, उन मिस्टर को परेशान मत करो, अपनी जगह पर वापस जाओ। सुरक्षा गार्ड के मुंह से हंसी नहीं रुकी जब उसने वीरेंद्र मेहता को विहान को मिस्टर कहते सुना। अरे, यह पूछना अभी भी जायज सवाल था कि क्या युवक की उम्र 20 साल भी पार कर गई है। फिर भी परदादा बूढ़े मास्टर मेहता ने उसे मिस्टर कहकर संबोधित किया। विहान को हर किसी की प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने पेंटिंग में फटे हुए नोट का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला। नोट इतना छोटा था कि ज्यादातर लोग इसके अस्तित्व पर ध्यान नहीं देंगे। जब आप इस पर लिखा हुआ आवर्धक कांच से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वीरेंद्र मेहता ने विहान से नोट सावधानी से लिया और किसी से उसे आवर्धक कांच लाने को कहा। जब उन्होंने नोट पर लिखे शब्दों को समझा तो उनका बूढ़ा चेहरा पीला पड़ गया। दादाजी,
आपने क्या देखा? आयुषी मेहता ने उत्सुकता से अपना सिर उठाया। जब उसने आवर्धक कांच के नीचे नोट देखा तो वह जोर से हंस पड़ी। नोट पर लिखा था, मुझे आश्चर्य है कि कौन सा बेवकूफ इस नकली नोट को खरीदेगा। मुझे इसके लिए बहुत खेद है भाई। आकाश। 2002 सच सामने आ गया था। आकाश स्पष्ट रूप से इस जालसाजी के पीछे अपराधी था। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसने ऐसा संदेश छोड़ने की हिम्मत की। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश समय में यात्रा करके वीरेंद्र मेहता को बेवकूफ कह रहा हो। वीरेंद्र मेहता की प्रतिक्रिया के लिए कोई भी उसे दोष नहीं दे सकता। वीरेंद्र मेहता को बहुत देर बाद होश आया। उसने अपने कर्मचारियों को पेंटिंग को तुरंत चलाने का आदेश दिया। फिर उसने विहान की ओर देखा और फिर से सिर झुकाया। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद श्रीमान, अन्यथा मैं अभी भी अंधेरे में रहता। ओह ठीक है, मैं आपका नाम ठीक से नहीं समझ पाया। मैं आपको कैसे संबोधित करूं श्रीमान? और आप मेरे विनम्र पुण्य परोपकार हॉल में क्यों आए? विहान मल्होत्रा। मल्होत्रा झिंगचेन? इकी से। मैं यहां बस कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदने आया हूं। वीरेंद्र मेहता मुस्कुराया। वह इस कारण का उपयोग विहान से दोस्ती करने के लिए कर सकता था। पूरे रिवर सिटी में पुण्य परोपकार हॉल से खुद से ज्यादा औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में बात करने के लिए कौन अधिक उपयुक्त होगा? अचानक वीरेंद्र मेहता के मन में एक विचार आया। विहान मल्होत्रा, यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? वीरेंद्र मेहता ने सोचा। उसे तुरंत 5 साल पहले हुई घटना याद आ गई। एक ही रात में रिवर सिटी में मल्होत्रा परिवार को राजधानी शहर के उस प्रभावशाली व्यक्ति ने मार डाला। 3 लोगों के परिवार में से एक का नाम विहान मल्होत्रा था। जब यह हुआ तब विहान मल्होत्रा की उम्र लगभग 10 साल रही होगी। 5 साल बाद वह लगभग मिस्टर मल्होत्रा के बराबर उम्र का हो गया होगा, जो अब वीरेंद्र मेहता के सामने खड़ा था। इस पूरे मामले ने न केवल रिवर सिटी के लोगों के बीच हंगामा मचा दिया, बल्कि जियांगन प्रांत के शक्तिशाली लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। फिर भी किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि राजधानी शहर का वह शक्तिशाली व्यक्ति अछूत था। उसके लिए एक छोटे से परिवार को नष्ट करना चींटी को कुचलने जितना आसान था। इसके लिए जियांगन प्रांत के मेहता परिवार ने वीरेंद्र मेहता को मारे गए मल्होत्रा परिवार की गुप्त रूप से जांच करने के लिए कहा। इसलिए वीरेंद्र मेहता रिवर सिटी में मल्होत्रा परिवार से संबंधित मामलों पर बिल्कुल स्पष्ट थे। दिवंगत विहान मल्होत्रा का रिवर सिटी में सामाजिक रुतबा कम था। अपने परिवार में एक युवा स्वामी होने के बावजूद वह लगातार अन्य कबीलों के अनगिनत सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार और अपमान का लक्ष्य था। अफवाह थी कि वह एक बंधन बन गया और आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद उसके जैसे विकलांग व्यक्ति के लिए मरना राहत की बात थी। फिर वीरेंद्र मेहता ने अपने सामने खड़े युवक की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। उसने आह भरी, एक ही नाम वाले 2 लोग इतने अलग अलग कैसे हो गए? उनमें से एक बेकार का कूड़ा था जिस पर कई लोग चलते थे, जबकि दूसरा एक मार्शल आर्टिस्ट ग्रैंड मास्टर था जो बाकी सबसे ऊपर राज करता था, स्वर्ग के शिखर के करीब। वीरेंद्र मेहता को कभी नहीं लगा कि विहान मल्होत्रा, जो अब उसके सामने खड़ा था, वही दलित कूड़ा था जिसे हर कोई मरा हुआ समझता था। वह कचरा वापस आ गया था। वीरेंद्र मेहता अपनी यादों से वास्तविकता में वापस आ गया। उसने हल्के से मुस्कुराया और सम्मान के साथ कहा, मिस्टर मल्होत्रा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी औषधीय जड़ी बूटियां चाहिए? मैं उन्हें आपके पते पर भेज दूंगा। विहान ने देरी नहीं की। उसने एक सूची निकाली और उसे आगे बढ़ा दिया। मुझे सूची में दी गई सभी औषधीय जड़ी बूटियां चाहिए। जितनी ज्यादा होंगी उतना अच्छा होगा। जहां तक भुगतान की बात है तो बस मुझे बाजार मूल्य के हिसाब से पैसे बता दें। वीरेंद्र मेहता ने सूची को जल्दी से देखा और ठिठक गया। उसे उम्मीद थी कि विहान घावों को भरने के लिए कुछ खास औषधीय जड़ी बूटियां मांगेगा, लेकिन वह पूरी तरह से हैरान रह गया जब सूची में दी गई ज्यादातर औषधीय जड़ी बूटियां मूल्यवान और दुर्लभ थीं। इसके अलावा
सूची में दी गई बहुत सी जड़ी बूटियों के गुण विरोधाभासी थे। अगर कोई बिना कुछ जाने समझे जड़ी बूटियों के मिश्रण का सेवन करता है तो निस्संदेह यह घातक होगा। मिस्टर मल्होत्रा, यह नुस्खा बेहद जहरीला है। विहान ने वीरेंद्र मेहता को एक तरफ धकेला और दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर जाते हुए उसने कहा, नुस्खे पर ध्यान मत दो। तुम्हें बस उस सूची में लिखी सभी चीजें मुझे लाकर देनी होंगी। मैं कल खुद ही उन्हें लेने आऊंगा। इसके साथ ही वह वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल से गायब हो गया और एक अचंभित दादा पोती की जोड़ी को छोड़ गया। जल्द ही दोनों को होश आ गया। आयुषी मेहता अब खुद को रोक नहीं पाई और उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस बदमाश को बहुत ऊंचे स्थान पर रखा है? मैं मानती हूं कि वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन रिवर सिटी में अभी भी कई शक्तिशाली लोग हैं। तुलना में विहान मल्होत्रा जैसा एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट क्या है? वीरेंद्र मेहता की निगाह अभी भी विहान के पीछे हटते सिलहोट पर टिकी हुई थी। उसने आह भरी और कहा, आयुषी, तुम अभी भी बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रही हो? क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी क्या देखा? क्या एक ग्रैंड मास्टर का उदय? आयुषी मेहता ने जब ग्रैंड मास्टर शब्द सुना तो वह लगभग चीख पड़ी। उसने बचपन से ही अपने गुरु से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया था। बेशक वह जानती थी कि ग्रैंड मास्टर शब्द का क्या मतलब होता है। दादाजी, क्या आपको यकीन है वह ग्रैंड मास्टर बनने के लिए बहुत छोटा है ना? ग्रैंड मास्टर के लिए उसके जैसा व्यवहार करना कैसे संभव है? वीरेंद्र मेहता जोर से हंसने लगे। फिर जितनी तेजी से उनकी हंसी आई उतनी ही तेजी से बंद हो गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुमने गलत सोचा। वह ग्रैंड मास्टर नहीं है, वह ग्रैंड मास्टर से भी ज्यादा भयानक है। आयुषी, यह याद रखना, आज से हम मेहता परिवार के लोग इस व्यक्ति को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्वाभाविक रूप से विहान को पता नहीं था कि वह मेहता परिवार का नया लक्ष्य बन गया है। अभी वह शांति से कल्टीवेशन करने और खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर के व्यक्ति को मारने के लिए राजधानी शहर की यात्रा करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। वर्चुअस बेनेवोलेंस हॉल से बाहर निकलने के बाद विहान पहले तो टैक्सी लेना चाहता था। हालांकि संभवतः भीड़भाड़ का समय होने के कारण पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी एक भी टैक्सी नहीं गुजरी। अच्छा, मैं अभी तेजी भागता हूं। ये जगह अपार्टमेंट से इतनी दूर नहीं है, विहान ने सोचा। विहान ने अपने हुड्डी के हुड को अपने सिर पर खींचा और स्थिर कदमों से दौड़ना शुरू कर दिया। अगर कोई ध्यान देता तो वह निश्चित रूप से उसके पैरों के नीचे क्यूई प्रवाह को नोटिस करता। सड़क पर दौड़ते हुए उसने देखा कि पिछले 5 सालों में रिवर सिटी में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। फ्रेग्रेंट बार्ली गार्डन केक शॉप अब यूथ स्ट्रीट के कोने पर नहीं थी। इसके बजाय इसकी जगह कुछ दूध वाली चाय की दुकानें खुल गई थीं। विहान को याद आया कि उसकी मां अक्सर उसे केक खिलाने के लिए वहां ले जाती थी। यह उसकी सबसे प्यारी याद थी। समय कितना तेजी से बीतता है। मां और पिताजी की पुण्यतिथि जल्द ही आने वाली है, विहान ने सोचा। अचानक विहान की भौहें फड़क उठीं। उसके होठों के कोनों पर शरारती मुस्कान आ गई। उसका पीछा किया जा रहा था। किसी की मृत्यु की इच्छा थी। विहान ने अपने कदम तेज कर दिए। जल्द ही वह एक गली में आ गया और उसमें गायब हो गया। कुछ सेकंड के बाद गली में टोपी पहने एक आदमी दिखाई दिया। उसने अपने चेहरे पर हल्के आश्चर्य के साथ अपने आसपास का नजारा देखा। मैंने उसे खो दिया? यह सही नहीं है। यह स्पष्ट रूप से एक मृत अंत है। वह आदमी कहां भाग गया? उसकी शिकायतों की श्रृंखला समाप्त होने से पहले ऊपर से एक काली छाया उतरी। छाया ने उसके प्रतिद्वंद्वी को जवाब देने का विशेषाधिकार नहीं दिया। 2 मजबूत भुजाओं ने उसका गला पकड़ लिया और उसे जमीन से उठा लिया। धड़ाम! हाथ ने उसके शरीर को बेरहमी से दीवार पर पटक दिया। क्रूर बल में वह साधारण झटका टोपी पहने हुए आदमी को ऐसा महसूस कराने के लिए पर्याप्त था जैसे उसके आंतरिक अंग टुकड़े टुकड़े हो गए हों। वह पूरी तरह से भयभीत था। वह अपने शरीर का 1 इंच भी नहीं हिला सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हरकतें एक भारी वजन के नीचे दब गई हों।
उसने खुद को बंधनों से मुक्त करने की उम्मीद में अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। भुजाओं की जोड़ी ठंडे कठोर पत्थर के समान थी। उसका चेहरा घुटन से लाल हो गया था। लाली धीरे धीरे हरे रंग के पीलेपन में बदलने लगी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसकी गर्दन की सारी नसें भयानक रूप से उभर आई थीं। उसे लगा कि उसकी चेतना का आखिरी हिस्सा भी खत्म हो रहा है। मौत के मुंह में जाने में बस कुछ ही समय बाकी था। जब उसे लगा कि मौत अपरिहार्य है, तभी विहान ने अपनी पकड़ ढीली की और उस आदमी को जमीन पर पटक दिया। तुम्हें किसने भेजा? वीरेंद्र मेहता। विहान के दिमाग में बस यही एक व्यक्ति था। आखिरकार उसने अपनी असली ताकतें बता दी थीं। वीरेंद्र मेहता के लिए आगे की जांच के लिए किसी को भेजना उचित ही था। टोपी पहने आदमी ने अपनी पूरी ताकत से सांस अंदर खींची। अपने जीवन में पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताजी हवा कितनी मीठी है। काफी देर बाद उसने आखिरकार घबराई हुई आंखों से विहान की ओर देखा। उसके सामने खड़ा आदमी बहुत ही भयानक था। उनकी पहली मुलाकात के कुछ सेकंड में उसे मौत की गोद में बंद होने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और उसे सावधानी से विहान को सौंप दिया। भाई, मैं मेरा वास्तव में ऐसा करने का इरादा नहीं था। पूरा रिवर सिटी खुलेआम और गुप्त रूप से तुम्हें खोज रहा है। जो कोई भी तुम्हें खोजेगा, उसे $10 लाख का इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव से आकर्षित हुआ और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आया। कृपया मुझे मत मारो। मेरे घर पर बुजुर्ग और छोटे बच्चे हैं। विहान ने फोटो खींचकर स्कैन किया। यह वास्तव में उसकी तस्वीर थी। पूरा रिवर सिटी उसे खोज रहा था। विहान की भौहें उदास होकर सिकुड़ गईं। क्या रिवर सिटी के लोगों ने यह नोटिस करना शुरू कर दिया था कि वह आखिरकार जीवित है, या ऐसा इसलिए था क्योंकि कैपिटल सिटी का वह आदमी हमेशा के लिए सब कुछ खत्म करने आया था? अगर ऐसा होता तो विहान इससे बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकता था। उसे एक दिन रिवर सिटी में सभी को अपनी वापसी की घोषणा करनी ही थी, चाहे कुछ भी हो। क्या तुम जानते हो कि इनाम कौन दे रहा है? विहान ने पूछा। खुद को नहीं पता कि टोपी पहने हुए आदमी को ऐसा क्यों लग रहा था कि वह असामान्य हवा की एक परत से घिरा हुआ था, जो उसे याद दिला रही थी कि अगर वह झूठ बोलेगा तो वह मौत से नहीं बच पाएगा। यह ओबेरॉय परिवार है, विराट ओबेरॉय। मुझे और कुछ नहीं पता, कृपया। साथ ही मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों में विराट ओबेरॉय अपने बल में अधिक से अधिक लोगों को खर्च कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि उसने तुम्हारी तलाश में हर निगरानी का इस्तेमाल किया था। विहान को आखिरकार सब कुछ समझ में आ गया। उसने विराट ओबेरॉय को जीने के लिए 3 दिन दिए। विहान की निर्धारित औषधीय गोलियों और अमृत के बिना विराट ओबेरॉय मर जाएगा। केवल मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति ही विहान का शिकार करने जैसा हताश करने वाला काम करेगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वह विराट ओबेरॉय को बचाएगा, विहान को विशेष रूप से दया नहीं आई। यह पूरी तरह से उसके मूड पर निर्भर करता था। जाओ और विराट ओबेरॉय को बताओ, अगर वह जीना चाहता है तो इस तरह की गंदी चालें खेलना बंद करो और व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने आए। विहान की आवाज में ट्रू क्यू की झलक थी। उसके शब्द टोपी वाले आदमी के कानों में गड़गड़ाहट की तरह लग रहे थे। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, विहान हवा में गायब हो गया। रिवर सिटी के उत्तर में ड्रैगन लीफ पे विला। ओबेरॉय परिवार। टैंक पोशाक पहने विराट ओबेरॉय अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए अपने लिविंग रूम में इधर उधर घूम रहा था। वह अब जैसा दिख रहा था, वह उसके पहले के आकर्षण की छाया मात्र था। विराट ओबेरॉय मूल रूप से एक समाचार पत्र संपादक के रूप में काम करता था। अपनी युवावस्था में वह सुधार की लहरों पर सवार हुआ, अपनी नौकरी छोड़ दी और समुद्र के पार अपनी फैक्ट्री शुरू की। पूरे 30 साल बाद उसने आखिरकार विशाल नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन की स्थापना की। वह रिवर सिटी के उच्च वर्ग के लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध था। विभिन्न सरकारी बैठकों और चैरिटी भोजों में भाग लेता था। हालांकि यह प्रभावशाली व्यक्ति वर्तमान में अपनी बुद्धि के अंत में था। उसके पास जीने के लिए केवल एक दिन बचा था। अगर वह चमत्कारी डॉक्टर को खोजने में विफल रहा तो उसका जीवन और उसने जो कुछ भी बनाया
वह नष्ट हो जाएगा। पिछले 2 दिनों से उसने अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय चमत्कारी डॉक्टर की तलाश में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगा मानो चमत्कारी डॉक्टर कहीं से प्रकट हो गया हो। उसे बस इतना पता था कि चमत्कारी डॉक्टर का नाम विहान था। वह रिवर सिटी पुलिस स्टेशन गया और विहान नाम के हर आदमी के बारे में सारी जानकारी निकाली। फिर भी उनमें से किसी का भी प्रोफाइल मेल नहीं खाता था। उसने सिटी नॉर्थ पार्क पर नजर रखने के लिए लगभग 1 दर्जन लोगों को भी भेजा, जहां नेहा ओबेरॉय ने पहली बार विहान का सामना किया था। फिर भी कुछ नहीं हुआ। विहान विराट ओबेरॉय के साथ स्वर्ग द्वारा किया गया एक व्यावहारिक मजाक था। उन्होंने विराट ओबेरॉय को जीने के लिए 3 दिन देकर आशा दी, फिर उसे फिर से घोर निराशा में डाल दिया। उसके बगल में मैडम ओबेरॉय ने उत्सुकता से पूछा, विराट, क्या आपको लगता है कि चमत्कारी डॉक्टर विहान रिवर सिटी छोड़ चुके होंगे? अन्यथा यह असंभव है कि हम उनका कोई सुराग न पा सके। विराट ओबेरॉय ने टहलना बंद कर दिया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जैसे कि कुछ नाराज हो, उसने कहा, मैंने सभी स्टेशनों पर लोगों को तैनात कर दिया है और सभी मार्गों पर नजर रखी है। यह संभव नहीं है कि वह रिवर सिटी से चला गया हो। अगर अभी भी कोई खबर नहीं है, तो केवल एक ही रास्ता बचा है। मुझे एक एक करके सभी के घरों की तलाशी लेनी होगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। भले ही मुझे पूरे रिवर सिटी को उलट पुलट करना पड़े, मैं चमत्कारी डॉक्टर विहान को ढूंढ लूंगा। इसी समय फोन बज उठा। विराट ओबेरॉय धनुष से छूटे तीर की तरह लिविंग रूम में भाग गया। उसने फोन छीन लिया और थोड़ी सांस फूलते हुए कहा, क्या क्या आपके पास कोई खबर है? उसका पूरा शरीर प्रत्याशा में कांप उठा। प्रेसिडेंट ओबेरॉय, मुझे चमत्कारी डॉक्टर विहान के बारे में खबर मिली है। उन्होंने आपको संदेश देने के लिए किसी को भेजा है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या? जल्दी करो, मुझे जल्दी से बताओ। क्या तुम अधीरता से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? विराट ओबेरॉय चिल्लाया। चमत्कारी डॉक्टर विहान ने कहा कि अगर तुम जीना चाहते हो तो चालें खेलना बंद करो और उसे व्यक्तिगत रूप से खोजो। यह सुनकर विराट ओबेरॉय को राहत महसूस हुई, जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधों से भारी पत्थर फेंक रहा हो। उसने अपने बगल की मेज पर रखा एक और मोबाइल फोन छीन लिया। कार तैयार करो, अभी। ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट। जब विहान घर पहुंचा तो उसने पाया कि प्रियंका पहले ही जाग चुकी थी और सजने संवरने में लगी हुई थी। आज प्रियंका असाधारण रूप से सेक्सी लग रही थी। उसके लंबे रेशमी बाल उसके कंधों पर एक सफेद क्रॉप टॉप के ऊपर टिके हुए थे, जो उसकी नाभि के ऊपर खत्म हो रहा था। अपनी शर्ट के नीचे उसने एक काले चमड़े की स्कर्ट पहनी थी। स्टिलेटो की एक जोड़ी के साथ वह स्त्री की खूबसूरती का प्रतीक थी। उसका फिगर निश्चित रूप से सबसे अच्छा था जो उसने देखा था। प्रियंका ने अपने पीछे आवाजें सुनी और उसे पता चल गया कि विहान वापस आ गया है। उसने अपनी नाजुक स्टिलेटो पर एक और छोटा सा घुमाव देने से पहले उसका सामना करने के लिए पलटी। उत्साह में अपनी आंखें झपकाते हुए उसने पूछा, मुझे बताओ, क्या मैं इसमें सुंदर लग रही हूं? सुंदर। उसके जवाब ने मानो उसका दिन बना दिया था। खुशमिजाज मूड में प्रियंका पलटी और मेकअप लगाना जारी रखा। जाते जाते एक हल्का फुल्का गाना गुनगुनाती रही। तुम किस लिए तैयार हो रही हो? विहान ने पूछा। मन ही मन वह चाहता था कि प्रियंका इस तरह के कपड़े पहनकर किसी भोज या किसी भी तरह के आयोजन में शामिल न हो। उन सभी लंपटों के बारे में सोचिए जो इस बेहतरीन आई कैंडी का आनंद लेंगे। हालांकि उस समय उसके और प्रियंका के बीच कुछ भी नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से साथ रहने के बाद उसने प्रियंका को रिवर सिटी में अपने लिए सबसे प्रिय व्यक्ति के रूप में पहले ही सोच लिया था। प्रियंका ने अपने बालों की एक डीली लट को कान के पीछे छिपाया और विहान की ओर मुस्कुराने के लिए मुड़ी। उसने कहा, जब कोई महिला मेकअप करती है तो इसका मतलब है कि वह खरीदारी करने जा रही है। खरीदारी? किसके साथ? विहान ने बिना सोचे समझे पूछा। प्रियंका ने विहान की तरफ आंखें घुमाई और समझाया, तुम्हारे साथ, बेशक,
और किसके साथ? आज शनिवार है और आखिरकार मेरी छुट्टी है। तुम्हें खरीदारी के लिए ले जाने का यही सही समय है। देखो तुमने क्या पहना है। मैला कुचैला या गंदा सा अपनी पसंद का कपड़ा चुन लो। हमें रास्ते में तुम्हारे लिए एक मोबाइल फोन भी लेना चाहिए। अगर मैं किसी आपात स्थिति में तुमसे संपर्क न कर सकूं तो मुझे बुरा लगेगा। प्रियंका को यह सब कहते हुए सुनकर विहान के दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। इस जाने पहचाने लेकिन उतने ही अजीब शहर में कोई और नहीं था जो प्रियंका की तरह उसकी परवाह करता हो। फिर उसने अपने पहनावे पर नजर डाली। उसने जो कुछ भी कहा उसके बावजूद वह अभी भी अपने दिखने के तरीके से बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। लेकिन मुझे खरीदारी करना पसंद नहीं है। नहीं, तुम्हें चलना चाहिए। प्रियंका ने विहान के विचार को खारिज कर दिया। उसने आगे कहा, वास्तव में मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि अगर तुम सज धज कर तैयार होते हो तो कैसे दिखते हो। तुम कुछ महिलाओं को भी प्रभावित कर सकते हो। विहान ने प्रियंका को उसके खूबसूरत पहनावे में देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कोई विचार आया हो और उसने कहा, मुझे बाहर ले जाना असंभव नहीं है। तुम्हें कपड़े बदलने होंगे। हो गया। 1 घंटे के बाद विहान और प्रियंका अब सिर से पैर तक स्पोर्ट्स पोशाक पहने हुए ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट से बाहर निकले। प्रियंका ने सोचा कि उसका का दिमाग खराब है। उसने वास्तव में उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। दुनिया की कौन सी लड़की स्पोर्ट्स पोशाक पहनकर खरीदारी करने जाएगी? अगर विहान की जिद की वजह से ऐसा नहीं होता तो वह अपने जीवन काल में कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनना पसंद करती। प्रियंका के लिए सौभाग्य की बात है कि उसके जैसी फिगर के साथ स्पोर्ट्स पोशाक भी उसकी खूबसूरती की चमक को नहीं छिपा सकती थी। उसकी पोशाक ने सड़क पर कई पुरुषों को उसे देखने से नहीं रोका। रिवर सिटी मायरेड लिंक्स स्क्वायर। प्रियंका सबसे पहले विहान को बाल कटवाने के लिए लेकर आई। कटे और कट्टे बालों के साथ विहान पहले से कहीं ज्यादा चुस्त दिख रहा था। एक जोड़ी आकर्षक तीखी भौहें जो नीचे की ओर झुकी हुई थीं और एक जोड़ी चुभती हुई काली आंखों के साथ उन्होंने उसके पतले होठों को उभारा जो हमेशा सिकुड़े हुए रहते थे और उसके चेहरे की कोणीय आकृति। वह लंबा और मजबूत शरीर वाला था, फिर भी मांसल नहीं था। उसके रूप और शरीर ने मिलकर एकांत में रहने का आभास दिया। क्या हम यह नहीं बताने जा रहे हैं कि बाल कटवाने के बाद तुम कैसे एक अलग व्यक्ति में बदल गए हो? अगर तुम किसी यूनिवर्सिटी के मैदान में घूमोगे तो मुझे यकीन है कि बहुत सी लड़कियां तुम्हारे इर्द गिर्द मक्खियों की तरह इकट्ठा हो जाएंगी। प्रियंका ने विलाप किया। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने विहान की छाती पर कुछ बार हाथ फेरा और नाक भौं सिकोड़ते हुए पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊं? शानदार ग्रुप में अकेली छोटी सुंदरियों की कमी नहीं है, तुम्हें पता है। विहान ने अपना सिर हिलाया। पिछले 5 सालों से वह जीवन और मृत्यु की दहलीज पार कर रहा था और पागलपन से साधना के मार्ग पर चल रहा था। बदला लेना ही उसका एकमात्र ईंधन और आशा थी। वह कभी किसी प्रेम संबंध में होने के बारे में सोचने का समय कैसे निकाल सकता था? विहान को देखकर प्रियंका ने फिर से जिज्ञासा से पूछा, मुझे मत बताओ कि तुम उन मासूम वफादार कुंवारे पिल्लों में से एक हो जो कभी किसी रिश्ते में नहीं रहे। विहान की भौहें सिकुड़ गईं। उसे अचानक अतीत की एक घटना याद आ गई। 5 साल पहले, जब मल्होत्रा परिवार अभी भी मौजूद था, जब उसे एक लड़की पर क्रश था। लड़की का नाम नंदिनी रावत था। वह उस समय स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी और उसके अनगिनत प्रशंसक थे। एक प्रभावशाली परिवार में पैदा होने के बावजूद वह किसी भी आम व्यक्ति की तरह हीन महसूस करता था और अपनी प्रशंसा को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चुपके से नंदिनी रावत को एक प्रेम पत्र भेज दिया। उसने सोचा कि पत्र को अनदेखा कर दिया जाएगा और इसका अस्तित्व समुद्र में डूबे पत्थर की तरह खारिज कर दिया जाएगा। फिर भी उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नंदिनी रावत ने उसी दिन अपने स्कूल के पीछे पहाड़ी पर विहान से मिलने का अनुरोध किया।
नंदिनी रावत ने विहान से कहा कि अगर वह अगले दिन स्कूल प्रशासकों से माइक्रोफोन छीन सकता है और सबके सामने उसके लिए अपने प्यार का इजहार कर सकता है, तो वह उसके साथ रिश्ते में रहने के लिए सहमत हो जाएगी। उस समय विहान अभी भी सांसारिक मामलों से काफी अनभिज्ञ था। प्यार जैसी हास्यास्पद चीज की खातिर उसने वास्तव में अगले दिन जाकर ऐसा किया। उसने सभी के उपहास को अनदेखा कर दिया। उसे केवल उम्मीद थी कि नंदिनी रावत उससे किया अपना वादा पूरा करेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आगे क्या होगा। नंदिनी ने उसे सबके सामने अस्वीकार कर दिया और विहान पर उंगली उठाई। उसने कहा, तुम बेकार के कचरे के टुकड़े हो। तुम मेरे जैसी किसी के पीछे पड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम एक मेंढक हो जो हंस के मांस के लिए लालायित हो। सिर्फ इसलिए अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो क्योंकि तुम्हारे पीछे मल्होत्रा परिवार है। मेरी नजर में और पूरे रावत परिवार की नजर में तुम और तुम्हारे माता पिता किसी काम के नहीं हैं। यही से विहान के पतन की शुरुआत हुई। उसका उपनाम कचरा स्कूल के हर कोने में फैल गया। जिस दिन यह हुआ, उसने शौचालय में अपने कानों से एक बातचीत सुनी कि यह सब एक चाल थी। नंदनी और रिवर सिटी के दूसरे युवा मास्टर्स के बीच एक शर्त। वे शर्त लगा रहे थे कि मल्होत्रा परिवार का कचरा कितना कचरा हो सकता है। उसने जो किया उससे विहान ने उन्हें साबित कर दिया कि वह कितना बेकार है। आज तक विहान को साफ साफ याद है कि कैसे हर कोई उस पर उंगलियां फैलाता था और उसके चेहरे पर हंसी के ठहाके लगते थे। विहान अपनी यादों से जाग उठा। उसके होंठ एक ठंडी हंसी में बदल गए। वास्तव में 5 साल पहले का विहान निस्संदेह बेकार था। हालांकि अब नंदनी उसके लिए क्या थी? तो क्या हुआ अगर वह रावत परिवार से थी, रिवर सिटी में 4 महान परिवारों की नेता? एक दिन विहान दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होगा और सभी को बताएगा कि विहान ने वहां अपनी छाप छोड़ी है। जब ऐसा होगा तो रिवर सिटी में सब कुछ उसके लिए धूल के एक तुच्छ कण के अलावा कुछ नहीं होगा। उसके बगल में खड़ी प्रियंका ने विहान के बदलते मूड को देखा और सोचा कि उसने गलती से उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई है। उसने जल्दी से माफी मांगते हुए कहा, ओ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कुंवारा होने में कुछ भी गलत नहीं है। मैं भी कुंवारी हूं। तो मुझे लगता है कि अब हम बराबर हैं, है ना? विहान यह सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि जब वह घबराई हुई थी तो प्रियंका कितनी प्यारी लग रही थी। उसने मजाक में कहा, अगर ऐसा है, वैसे भी आज रात हमारी कोई योजना नहीं है, तो क्यों ना हम अपनी कौमार्यता एक दूसरे को समर्पित कर दें, फिर हम भी बराबर हो जाएंगे। प्रियंका को विहान से इस तरह के साहसिक बयान की उम्मीद नहीं थी। वह अपने कानों की नोक तक लाल हो गई। यह देखते हुए कि कुछ राहगीर उन्हें देखने के लिए मुड़े, उसने विहान को एक क्रूर नजर से देखा और कहा, बकवास। अगर तुम्हें मेरा कौमार्य चाहिए तो तुम्हें आसमान से एक तारा चुनना होगा और उसे मेरे पास लाना होगा। विहान ने एक भौं उठाई और गंभीर स्वर में पूछा, सच में? वह जानता था कि साधना की उच्चतम अवस्था में कोई शून्यता को पार कर सकता है और अपनी इच्छानुसार सूर्य और चंद्रमा को नियंत्रित कर सकता है। फिर उसके लिए आसमान से एक तारा तोड़ना कितना महत्वहीन होगा? त्याह स्वाभाविक रूप से प्रियंका को विश्वास नहीं होगा कि विहान ऐसा कर सकता है और उसने पागलों की तरह सिर हिलाया, जैसे कि वह अपनी नाजुक ठोड़ी से लहसुन को खरल में पीस रही हो। हाँ हाँ हाँ, मैं प्रियंका अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, अब बेवकूफी करना बंद करो। चलो, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाते हैं। तुम कैसे नहीं देख सकते कि तुम्हारे कपड़े कितने फटे हुए हैं? तुम उन्हें दिन भर पहने भी रहते हो। आखिरकार यह बड़ा शहर है। ओह, ठीक है। क्या तुम्हारे पास कुछ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं थे? मुझे यकीन है कि अगर तुम उनमें से कुछ बेच दोगे तो तुम यहां पर मायरीड लिंक्स को अपने कब्जे में ले सकोगे। सच होने के बावजूद विहान ऐसा कभी नहीं करेगा। यह सच था कि उसके पास अनगिनत प्रिस्क्रिप्शन थे। अगर वह उन्हें बेतहाशा बेचता तो यह सत्ता में बैठे लोगों का अवांछित ध्यान आकर्षित करता। उसकी मुख्य चिंता यह थी कि इससे हुआक्सिया में संतुलन बिगड़ सकता है।
सबसे सुरक्षित तरीका यह था कि वह अपने नुस्खे बेचने से पहले ही अपने तरीके से काम करे और सत्ता पर पूरा नियंत्रण कर ले। अन्यथा वह खुद को आग लगा लेगा। कम स्तर की ब्यूटी पिल्स के नुस्खे पहले से ही बहुत कीमती नहीं थे, क्योंकि यह केवल कॉस्मेटिक कंपनियों के बीच ही अद्भुत प्रभाव डालते थे। प्रियंका ने विहान को शॉपिंग ट्रिप पर ले गई और जब वे एक स्टोर के पास से गुजरे तो रुक गए, जिस पर अरमानी लिखा हुआ था। सच कहा जाए तो वह वास्तव में स्टोर में कदम रखना चाहती थी और विहान के लिए कपड़ों का एक सेट खरीदना चाहती थी। आखिरकार पुरुषों को दिखावे के लिए कपड़े तो रखने ही थे। अगर विहान इस तरह के कपड़े पहने होता तो कुछ लोग उनसे खिलवाड़ करने से बच जाते। हालांकि स्टोर में कीमतों के बारे में सोचकर वह झिझक रही थी। मैग्निफिसेंट ग्रुप के लिए अपने आंसू, पसीने और खून से काम करने के कई सालों बाद उसने एक कार और एक अपार्टमेंट खरीदा। इससे उसकी बचत में बहुत कुछ नहीं बचा। अगर वह यहां से विहान के लिए कपड़ों का एक सेट खरीदती तो वह वाकई कंगाल हो जाती। क्या उन्हें अंदर जाना चाहिए या नहीं? विहान ने प्रियंका की अनिर्णय की स्थिति को देखा। उसने स्टोर पर नजर डाली और उसकी झिझक के पीछे का कारण समझ गया। जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद वह कभी एक प्रभावशाली परिवार का युवा मालिक था। बेशक उसने फैशन ब्रांड अरमानी को पहचाना। यहां आते समय प्रियंका ने कहा कि वह हर चीज का भुगतान करेगी, चाहे कुछ भी हो। विहान को इस बात पर संदेह नहीं था कि प्रियंका के मन में इस बात पर आंतरिक बहस चल रही थी कि उसे स्टोर से कुछ खरीदना चाहिए या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस ब्रांड के कपड़े मुझे पसंद नहीं है। अरे देखो, बगल की एडिडास की दुकान में प्रमोशन चल रहा है। मुझे स्पोर्ट्स वियर का बहुत शौक है। वे वाकई आरामदायक होते हैं। साथ ही हम एक दूसरे को कुछ ही दिनों से जानते हैं। तुम मेरे लिए इतनी महंगी चीजें क्यों खरीद रही हो? क्या तुम मेरी स्वीट मॉमी बनने की कोशिश कर रही हो? ऐसा कहने के बाद विहान कुछ कदम आगे बढ़ा, लेकिन प्रियंका ने उसे पीछे खींच लिया। लेकिन मैं देखना चाहती हूं कि अगर तुम प्रदर्शन पर रखे गए सेट के अनुसार कपड़े पहनोगे तो कैसे दिखोगे। यह जरूरी नहीं है। वैसे भी वे सिर्फ ब्रांड का लेबल लगा देते हैं। बगल में ऐसे ही कपड़े बेचने वाली दुकानें हैं। विहान ने कंधे उचकाते हुए कहा। लेकिन जब प्रियंका और विहान अपनी बहस पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तभी उनके पीछे से एक हैरान कर देने वाली आवाज आई। प्रियंका, क्या तुम हो? प्रियंका ने आवाज सुनी तो वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने पलटकर देखा तो एक महिला ने काफी फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे। जब उसने महिला को देखा तो प्रियंका के चेहरे पर सूरज की तरह ही मूड में बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। विहान ने महिला को देखा। हालांकि वह काफी आकर्षक लग रही थी, लेकिन प्रियंका की तुलना में वह कई ग्रेड कमतर थी। इसके अलावा यह काफी संयोग था कि विहान ने उस महिला को पहचान लिया। वह सीनियर हाई स्कूल में विहान और प्रियंका की सहपाठी थी, भूमि सावंत। विहान को कई कारणों से वह अच्छी तरह याद थी। इस तथ्य के अलावा कि भूमि सावंत कभी नंदिनी रावत की समर्थक थी। भूमि सावंत अक्सर विहान के साथ खिलवाड़ करने के तरीके खोजती थी। उसके होठों से सांप की तरह झर उगलने वाली गालियां निकलती थीं। बेकार विहान, मल्होत्रा बेकार, या इसी तरह की गालियों के दूसरे रूप। ब्रांडेड सामान पहने एक लंबा और अच्छा दिखने वाला आदमी भूमि सावंत के बगल में खड़ा था। उसकी आंखें लालची जानवर की तरह प्रियंका के स्तनों को घूर रही थीं। प्रियंका, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यह तुम हो। तुम पिछले साल हाई स्कूल के गेट टुगेदर में क्यों नहीं गई? मैंने सुना है कि तुम वर्तमान में मैग्निफिसेंट ग्रुप में काम कर रही हो। क्या तुम ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रही हो? आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाना वाकई मुश्किल है। मेरी तुम्हें सलाह है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी किसी अमीर आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। बहुत आसान। भूमि सावंत के शब्दों में घमंडी भाव को नजरअंदाज करना मुश्किल था। उसका परिवार काफी संपन्न था। भले ही वह नंदिनी रावत जैसी सामाजिक श्रेणी की न हो, लेकिन दूसरों के सामने दिखावा करने के लिए यह काफी था। इसके अलावा भूमि सावंत को पता चला
कि हाई स्कूल से ही प्रियंका एक गरीब परिवार से थी। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि प्रियंका को गांव-गांव के बाद विश्वविद्यालय छोड़कर काम करना पड़े। प्रियंका ने बिना किसी जवाब के भूमि सावंत की ओर एक नजर डाली। जैसे ही उसने विहान को दूर खींचना शुरू किया, भूमि सावंत ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। ओह प्रियंका, मैंने तुम्हें सालों से नहीं देखा। मैं देखती हूं कि तुमने अपना एक बॉयफ्रेंड बना लिया है, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ हद तक औसत दर्जे का दिखता है। उसके सुंदर चेहरे, कपड़ों में उसके स्वाद के अलावा तसक तसक तसक, मुझे लगता है कि वह भी तुम्हारे जितना ही गरीब है। अच्छा, ये समझ में आता है। गरीब लोग एक साथ रहते हैं। इस बारे में बात करते हुए तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ हद तक जाना पहचाना क्यों लगता है? भूमि सावंत की भौहें आपस में टकरा गईं, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। अचानक उसने अपनी जांघ थपथपाई और हंस पड़ी। ठीक है, क्या तुम्हें अभी भी 5 साल पहले मल्होत्रा परिवार का वह तुच्छ कचरा याद है? क्या मेंढक था जो हंस के मांस के लिए लालायित था? यकीन नहीं होता कि उसने हमारी प्यारी नंदिनी रावत से अपने प्यार का इजहार किया। ओह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ कुछ उस बेकार विहान जैसा दिखता है। दुख की बात है कि वह कचरा बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी मर गया, वरना हमारी प्यारी नंदिनी को उसका मजाक उड़ाने में ज्यादा मजा आता। विहान के हाव भाव बहुत ठंडे थे। उसे कभी नहीं लगा कि इतने सालों बाद भी इन तुच्छ चींटियों को उस दिन क्या हुआ था। याद है? जैसे ही वह उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ा, प्रियंका आगे बढ़ी और गुस्से से भूमि सावंत की ओर उंगली उठाई। वह चिल्लाई, वह अब चला गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मरे हुए व्यक्ति का इस तरह मजाक उड़ाने की? साथ ही, भूमि, ऐसा मत कहो कि हम दोस्त हैं। हमने ग्रेजुएशन के बाद एक दूसरे से बातचीत नहीं की थी। इसके साथ ही प्रियंका ने विहान को अरमानी स्टोर में खींच लिया। अगर वह कभी विहान को ये कपड़े दिलाने के फैसले के बीच झूल रही थी, तो अब उसे कोई संदेह नहीं था। उसने खुद से कहा कि भले ही यह दिवालियापन का एक तरफा टिकट हो, फिर भी वह उन्हें खरीदेगी। यह उसका सभी के लिए यह बयान था कि वह दुनिया में अपना रास्ता खुद बना रही है। बस इसी तरह विहान को जबरदस्ती स्टोर में खींच लिया गया। भूमि सावंत और उसके बॉयफ्रेंड ने स्टोर की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम जैसे कंगाल व्यक्ति अरमानी में क्या कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे खरीदारी करती हो। संजय, देखो तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं। क्या हमें अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ सेट लेने चाहिए? भूमि ने अपने बॉयफ्रेंड की बांह पकड़कर उसे हिलाते हुए एक चुलबुले अंदाज में कहा। उसकी आवाज मीठी और चुलबुली थी, जिसने उसके सारे बचाव को पिघला दिया। बेशक, मूर्ख। तुम्हें पता है कि मेरी नेटवर्थ ही इस दुकान में सब कुछ साफ करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन क्या मैं आज रात कुछ मौज मस्ती के लिए किसी दोस्त को बुला सकता हूं? चलो वह खेल खेलते हैं। संजय ने बहुत उत्साहित महसूस करते हुए अपने होंठ चाटे। भूमि की आंखों में घृणा की झलक दिखाई दी। हालांकि अपने सामने खड़े आदमी को खुश करने के लिए उसने शर्मिंदगी में सिर हिलाया और जवाब दिया, तुम आदमी बहुत शरारती हो। अरमानी के शोरूम में विहान और प्रियंका के पहनावे को देखकर स्टोर अटेंडेंट को कुछ संदेह हुआ, लेकिन फिर भी उसने विनम्रता से उनका ख्याल रखा। प्रियंका भी पुरुषों के फैशन से अपरिचित थी, लेकिन जब उसने देखा कि भूमि और उसका बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, तो उसने घबराहट में डिस्प्ले रैक पर कपड़ों के सेट की ओर इशारा किया और फुसफुसाया, ओह, हम वहां डिस्प्ले पुतले पर पहने गए सेट को ले लेंगे। अटेंडेंट ने अपने सिर के पीछे खुजलाया। प्रियंका और विहान जैसे ग्राहकों से यह उसकी पहली मुलाकात थी। वे कपड़े पहने बिना ही पैसे देने जा रहे थे। एक और योगदान देने वाला कारक यह था कि प्रदर्शन पर पोशाक का सेट सीमित संस्करण का था। इसकी कीमत कुछ 100,000 थी। मिस, क्या आप चाहेंगी कि आपका बॉयफ्रेंड इसे आजमाए? परिचारिका ने विनम्रता से पूछा। बॉयफ्रेंड शब्द सुनकर प्रियंका टमाटर की तरह लाल हो गई। नहीं, कोई जरूरत नहीं। उसका फिगर लगभग पुतले जैसा ही है। यह उसे दस्ताने की तरह फिट होना चाहिए।
कृपया मेरे लिए उन्हें लपेट दें। उसके ऐसा कहने के बाद दुनिया की सभी दुर्भाग्य को समेटने वाली एक आवाज फिर से उसके पीछे से आई। ओह प्रियंका, तुम इसे समझ रही हो। मैंने इसे गलत नहीं सुना, है ना? क्या तुम्हें पता है कि इसकी कीमत कितनी है? यह मास्टर टेरेंस का नवीनतम डिजाइन है। अपने अहंकार की रक्षा करने के अपने प्रयास को अपने ऊपर उल्टा न पड़ने दो भूमि। प्रियंका की नसों पर एक भूत की तरह चढ़ गई, जो उसे परेशान करना बंद नहीं करेगी। इस बिंदु पर प्रियंका को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कपड़ों की कीमत कितनी है। उसने अटेंडेंट को आदेश दिया, जल्दी करो और मेरे लिए इसे पैक करो। हम थोड़े जल्दी में हैं। बिना समय गंवाए अटेंडेंट ने कपड़े काउंटर पर लाए और बिल का हिसाब लगाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए प्रियंका से कहा, मिस, आपकी खरीदारी 2 लाख से अधिक हो गई है, इसलिए आप स्वचालित रूप से अरमानी की प्रीमियम सदस्यता में अपग्रेड हो गई है। अब आप नए आगमन पर 5% की छूट का आनंद ले सकती हैं। छूट के बाद आपका कुल बिल 3,90,000 है। जब अटेंडेंट ने 3,90,000 का उल्लेख किया तो प्रियंका का आधा फैला हुआ हाथ हवा में जम गया। उसका बैंक कार्ड उसकी मुट्ठी में लटक रहा था। क्या बकवास है? कपड़ों के एक सेट के लिए 3,90,000? यह कैसा मजाक था? यहां तक कि विलासिता की वस्तुओं की भी इतनी कीमत नहीं होगी। फिर भी समस्या यह थी कि उसके बैंक खाते में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 लाख रुपए थे। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी मार्शल डॉक्टर को, और हमारे चैनल द लेजेंड स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।